नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत में आंकड़ों का मायाजाल। कह सकते हैं कि आंकड़ों की बाजीगरी या फर्जीवाड़े। दरअसल 2023 में विधानसभा के चुनाव और कांग्रेस बीजेपी दोनों ने अभी से कमर कसना शुरू कर दिया है। भाजपा ने एक तरह से जो उनकी आजीवन सदस्यता निधि वो 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है हासिल करने का। कांग्रेस ने डिजिटल मेंबरशिप के नाम पर कम से कम 50 से 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। और ये सब जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, इसमें दोनों पार्टियों को डर भी है क्योंकि आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कहीं ना हो जाए। सबको याद होगा कि भाजपा ने यह भी कहा था कि उसके जो मेंबर हैं वो मिस कॉल से बनेंगे। तब मध्य प्रदेश में भाजपा के सदस्यों का आंकड़ा 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया था और दावा तो था 1 करोड़ के पार का भी। लेकिन बाद में सच्चाई कुछ और थी। तो हम इस पूरी चर्चा को विशेष तौर से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि ये जो मायाजाल है, बाजीगरी है, ये आखिर दोनों पार्टियों को कहां ले जाएगी। कार्यकर्ता सीमित है लेकिन आंकड़े बहुत बड़े बड़े हैं। इसी फर्जीवाड़े पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है 2 वरिष्ठ पत्रकार, श्री योगीराज योगेश और आशीष दुबे जी। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार धर्मेंद्र पैगवार जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। योगीराज जी, दरअसल आंकड़ों का जो भारी भरकम बनाने की बात होगी, लोडेड वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कि अब की बार 500 पार, 200 पार, लेकिन हकीकत लोग देखते हैं कि वो 100 के पार ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। सदस्यता का भी यही आंकड़ा है और यही आंकड़ा एक तरह से जो आजीवन सदस्यता निधि का 150 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश भाजपा ने तय किए, इस पर भी हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आखिर बीजेपी ने एक लक्ष्य रखा था, यह अभियान चलाया था कि 65,000 बूथों पर, हर बूथ पर भाजपा के 50 कार्यकर्ता जाएंगे। उसमें सांसद भी शामिल थे, उसमें उस क्षेत्र के विधायक भी शामिल थे, इवन मुख्यमंत्री और मंत्री भी सब गए। चिंता जताई गई कि अगर जिन कार्यकर्ताओं के पास, जिन विधायकों के पास, जिन मानियों के पास समय नहीं है, तो पीछे कार्यकर्ताओं की बड़ी लंबी फौज खड़ी है काम करने के लिए, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी को उलझाते भी हैं। आपकी राय? असल में क्या है कि सर, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टियां भी मतलब जिसको बोलते हैं चौंकाने वाले आंकड़े सामने रखती हैं। मतलब एकदम जो टारगेट फिक्स करती हैं वो टारगेट भी ऐसा हो जो सबका ध्यान खींचे। ये दीगर बात है कि वो टारगेट आप कितना पूरा कर पाते हैं। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ूं आपकी बात में। बचपन में लोग कहते थे कि कोई बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर या ठीक होता था तो उसको रखते थे बड़ा लक्ष्य कि 70% नंबर लेके आओ, 80% नंबर लेकर आओ। तो कहते थे कि भाई 80% कैसे लेकर आओगे? तब वो उनके पेरेंट्स बोलते थे, टीचर, कि जब 80% का टारगेट रखेंगे तब 60% नंबर आ पाएंगे, और फर्स्ट क्लास का रखेंगे तब वो गुड सेकंड क्लास यानी 45%, 50% नंबर की बात है। तो हमें लगता है वो जो बचपन में स्कूल का जो मामला था वो अभी भी पार्टियों के बीच में भी चल रहा है। जी नहीं, लेकिन ये कि पहले तो था कि साहब 80% का टारगेट रखो तो कम से कम 60% तो आ ही जाएगा। अब तो इनके परिणाम देख लो। अब क्या 200 के पार का नारा दिया था भाजपा ने पिछले, उसमें 100 के बमुश्किल 100 के पार आ पाए थे। तो ऐसे टारगेट फिक्स करने का भी क्या मतलब? टारगेट वो हो जो अचीवेबल हो और उसका एक वेल प्लान आपके पास योजना हो। या तो आप एकदम से, मैंने बोला ना कि चौंकाने वाला आंकड़ा पेश कर देते हैं, वो मीडिया में खबर बन जाता है और वो आंकड़ा कितना पार हो पा रहा है, कितना पूरा हो पा रहा है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं रहता। और यदि आंकड़ा थोड़ा बहुत भी पूरा होता तो मुरलीधर राव को ये कहने की ज़रूरत पड़ती क्या पार्टी के उसमें कि साहब आप काम ढंग से करो, नहीं तो बहुत सारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं ये है ना कि लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा। अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि 150 करोड़ का समर्पण निधि का टारगेट भाजपा ने तय किया है, जबकि पिछली बार के 18 करोड़ 30-35 करोड़ के टारगेट ये पूरे नहीं कर पाए। तो 150 करोड़ का टारगेट कैसा पूरा कर पाएंगे? अब ये कौन सी युक्ति से इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये दीगर बात है जी। लेकिन इतने भारी भरकम टारगेट केवल आप लोगों का ध्यान खींचने के लिए आप टारगेट फिक्स करते हो। और सबसे बड़ा एक सवाल और भी है कि 150 करोड़ का आप करोगे क्या? ये भी तो आपको हिसाब देना चाहिए ना कि पार्टी किस उद्देश्य से आप ये 150 करोड़ का आपने टारगेट दिया है, इस राशि का आप क्या करोगे। और इसमें भी बड़ी मतलब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे इंदौर एक बड़ा शहर है, इंदौर का टारगेट उन्होंने रखा 15 करोड़, और उसके बाद भोपाल जो शहर है उसका टारगेट आपने केवल 5 करोड़ रखा। जबकि भोपाल से कई छोटे शहर है, छिंदवाड़ा चले जाओ, जबलपुर चले जाओ,
इनके टारगेट भी 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 करोड़ के, तो पता नहीं चलता कि ये अब कौन से प्लान से आप टारगेट फिक्स कर रहे हैं। भोपाल राजधानी है, यहाँ तो लोग पैसा लेते हैं, देते कहाँ हैं? तो उनको मालूम है कि जो लोग पैसा लेते हैं उस 5 करोड़ को भी आप ऐसा मान कर कि वो 25 करोड़ के बराबर है। तो ये चीजें हैं। लेकिन सदस्यता की बात भी है। कांग्रेस ने जो अभियान चलाया है, सदस्यता अभियान डिजिटल मेंबरशिप का, उसमें मैंने शुरुआत में भी कहा था दुबे जी, दरअसल जब पार्टियां सत्ता में होती है तो फर्जीवाड़े बढ़ जाते हैं। कांग्रेस चूंकि लंबे समय तक सरकार में रही है तो उनके यहाँ फर्जीवाड़ों का एक तरह से लंबा इतिहास है, और उसी फर्जीवाड़े के चलते चलते कांग्रेस सत्ता के शिखर पर थी और अब वो सड़क पर आ गई है। तो हमें लगता है कि बीजेपी 15-17 सालों से सरकार में है, तो यहाँ भी जो पार्टियां सरकार में होती है वो फर्जीवाड़े की तरफ जाती है और आंकड़ों के मायाजाल में उलझ जाती है। तो जो फर्जीवाड़े के चलते कांग्रेस रसतल में आई है, हमें लगता है कि बीजेपी भी उस आंकड़ों की बाजीगरी में उसी ट्रैक पर जा रही है, क्योंकि 150 करोड़ का लक्ष्य पैसा इकट्ठा करने का, फिर अब की बार 200 पार का लक्ष्य, फिर आपने कहा कि हमारे जो सदस्य हैं मिस कॉल पर 1 करोड़ बन गए हैं। तो मुझे याद आ रहा है दुबे जी, भाजपा के चूंकि दिवंगत हो गए वो नेता, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश भाजपा में कोई योजना आती है तो वो योजना पर काम होना हो, लेकिन कागज पर सारे काम हो जाते हैं। तो अगर आप कागज पर काम करेंगे और जमीन पर आपका मामला सिफर होगा, जीरो होगा, तो फिर आपको चुनाव में भी दिक्कत जाएगी और आपका एक तरह से जनाधार कम होता जाएगा। कांग्रेस तो उस ट्रैक पर पहले से है, बीजेपी उस ट्रैक पर तेजी से जा रही है। आपकी राय? बीजेपी ने देखिए जो सारे कांग्रेस के हम जिसको गुण कह लें अवगुण कह लें वो सब आत्मसात लगभग कर लिए हैं। लंबे समय सत्ता में रहने का जैसे हो सकता है दोष होता हो, या उस तरह से आदमी का या किसी संस्था का ऐसा चरित्र परिवर्तन होता हो, ये हो सकता है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी में जो बातें हैं, जो दावे हैं, जो इस तरह की एक तरह से दम्भोक्ति कह ली जाए, वो बहुत ज्यादा है और ये लगातार देखने में आ रहा है। तो किसी भी पार्टी को जब एक लंबा समय शासन में हो जाता है तो उसके पूरे कॉर्डर में एक सुस्ती आती है, एक कंफर्ट जोन बनने लगते हैं, उसके बाद फील गुड होने लगता है। पार्टियां कॉर्डर के बदले प्रशासन से काम कराती है, उससे कॉर्डर की जरूरत नहीं होती है। हाँ, पुलिस को कह के बंद करा दिया, हाँ, तहसीलदार को कह के केस दर्ज करा दिया। तो हाँ, इसी से कॉर्डर जो है थोड़ा सा वो फील गुड में जाता है कि हमारे सब कुछ हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारी चीजों में। तो ये सब चीजें जो हैं जो बीजेपी में लगातार आ रही हैं, अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं जो मुरलीधर राव जो कह रहे हैं, ये इस तरह की खरी खरी बातें वो पिछले लगभग 6 महीने से कह रहे हैं। जब उन्होंने कहीं जिला स्तर पे, ऐसा पहली बार हुआ है मध्य प्रदेश में जो भाजपा के उसमें माना जाता है कि किसी प्रभारी को और किसी संगठन के महामंत्री को जिलों में और यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर पे जाकर भी बैठकें करनी पड़ी। तो ये चीजें बताती हैं कि भाजपा में जो सुस्ती सी एक तरह से आई है उनके उसमें, वो जो बाहर से आए हुए जो उनके प्रभारी हैं वो उसको महसूस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जैसे संग्रह निधि अभियान जो है 150 करोड़ इकट्ठा करना, ये सिर्फ इसलिए है कि कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा चार्ज किया जा सके। लेकिन मुझे इसमें ये लगता है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी जो लंबे समय सत्ता में है, भाजपा को वैसे भी काफी समृद्ध पार्टी माना जाता है हर स्तर पे, तो वहां पर इस तरह का चंदा इकट्ठा करना और जनता में उसको प्रचारित भी करना कि हमको इतना पैसा लेना है, तो ये कहीं ना कहीं जनता को मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा लगता होगा। कि कोई पार्टी आंतरिक स्तर पे अपना चंदा इकट्ठा करे, अपना खजाना मजबूत करे, वो एक अलग बात है। इस तरह से जनता से ये बताना कि हमें इतने करोड़ यहाँ से वसूलना है, वहां से वसूलना है, ये थोड़ा सा मुझे नहीं लगता कि इस तरह से होना चाहिए। और इसका कुछ जैसा आपने बोला कई तरह से वसूली सत्तारूढ़ पार्टी कर भी लेती है, तो ये एक दबाव होता है। और ये एक पार्टी को जो अगर इस तरह से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना, क्योंकि और किसी पार्टी में ऐसा सुना नहीं जाता। बिल्कुल। और इलेक्टोरल बॉन्ड का पहले भी बहुत चल रहा है, हालांकि वो दूसरे स्तर की व्यवस्था है कि, लेकिन उसका क्या खर्च हुआ, किसने पैसा दिया, कहां से आया, ये एक अलग सवाल है। और फिर कोई पार्टी इस तरह से जोर शोर से पैसा इकट्ठा करने की बात करे तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा इसमें बदलाव। कांग्रेस भी लेकिन इस पूरे मामले में थोड़ी सी डर सी गई हमें लगता है, क्योंकि उसने डिजिटल मेंबरशिप की बात तो की है देश भर में, लेकिन उनको लग गया कि इसमें गड़बड़ियां होंगी, इसमें आंकड़े फर्जी आएंगे। तो कार्यक्रम शुरू करने के साथ उन्होंने इस पर एक जांच कमेटी पहले से बना दी। तो हम कह सकते हैं कि उन्हें पता है कि ये गड़बड़ियां तो होंगी, लेकिन जांच कमेटी बना के उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि हम इसमें अलर्ट हैं और हमारे जो भी आंकड़े आएंगे वो सच्चाई
के पास होंगे उसमें गड़बड़ी कम होगी। हमें लगता है कि वो एक तरह से डिफेंसिव अप्रोच है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल, वो थोड़ा ये देख के चल रहे हैं कि बीजेपी ने किस तरह से पहले किया था, उसका आउटकम क्या रहा। तो वो अगर इस तरह का कोई एक फिल्टर लगा रहे हैं तो ये ठीक है। लेकिन जैसा कि बताया गया कि बाजीगरी में कांग्रेस भी कोई कम उस्ताद नहीं है। तो बाजीगरी करते करते उन्होंने पता हुआ कि छड़ी में से कबूतर निकाले होंगे बहुत सारे। हाँ। कई उन्होंने ऐसे लोगों को जैसे कैप में से कुछ बंदर निकाल दिए। तो ये जादूगरी में तो कांग्रेस के आगे भी कोई नहीं, क्योंकि लेकिन लंबे समय तक उसने काम किया सरकार में। जी धर्मेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। ये जो पूरा मामला है बीजेपी कांग्रेस का, सब एक तरह से हाईटेक हो गई है। अब उस हाईटेक में ये हो गया कि जमीन पर लोग कम है, कंप्यूटर पर ज्यादा है, मोबाइल में ज्यादा है, वो आंकड़े सबके सामने है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो बीजेपी कांग्रेस ने अपना अभियान शुरू किया, उसके पहली कमेटी बना दी ताकि फर्जीवाड़े के आरोप ना लग पाए। वो खुद कहें कि हमने इसमें फिल्टर लगाया है, हम बहुत डिफेंसिव है, इसमें हमने गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन बीजेपी जो है अभी सरकार में और वो इस पर सर पर दौड़ रही है। आपकी दोनों पार्टियों को लेकर राय? देखिए, पहले मैं कांग्रेस की बात कर लेता हूँ। कांग्रेस के पास अभी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को बिजी रख सके या ऐसा कोई कार्यक्रम दे सके कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता के बीच में जाकर काम करे। कांग्रेस पिछले कई दिनों से भाजपा के कार्यक्रमों की नकल कर रही है। जैसे भाजपा का संपर्क अभियान था तो कांग्रेस ने घर घर चलो अभियान चलाया, लेकिन वो किस नतीजे पर पहुंचा है सबको मालूम है। कांग्रेस के नेता ही एक दूसरे के घर नहीं जा पा रहे थे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी, बोलिए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को बार बार अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देनी पड़ रही है। मुरलीधर राव जी को कहना पड़ रहा है कि लोग दूसरे लोग भी कतार में हैं, यदि आप काम नहीं करेंगे। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में है, जिसका संगठन पूरे देश में उदाहरण दिया जाता था। कुशाभाऊ ठाकरे के प्रदेश में कुशाभाऊ जी की जन्म शताब्दी के मौके पर कार्यकर्ताओं को चेतावनी देकर काम कराना पड़ रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं जी। एक तो 16-17 साल की सरकार में जो आपका मूल कार्यकर्ता था, या तो वो घर बैठ गया है और आपके यहाँ नए लोगों ने, पैसे वालों ने, बैनर पोस्टर होर्डिंग वालों ने जगह बना ली है, जो पार्टी की रीति नीतियों को नहीं समझते हैं। मतलब आपके जमीनी कार्यकर्ता की जगह आपने भीड़ इकट्ठी कर ली है, धर्मेंद्र जी, जो आपके निर्देशों को नहीं मान रही है। धर्मेंद्र जी, ये वो कार्यकर्ता जो पार्टी की तो नीति को नहीं समझता है, लेकिन सरकार की नीति को जानता है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी को 150 करोड़ रुपए इकट्ठे करना है। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों के पास जा रही है जो उसके कार्यकर्ता है। इसमें मैंने मेरी कुछ भाजपा के नेताओं से चर्चा हुई थी। जब राम जन्मभूमि के लिए भी जब चंदा एकत्र किया जा रहा था, तब भी मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखा था, लोगों से कहा भी था कि भाई 16-17 साल से जो लोग चांदी काट रहे हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट जो मलाईदार पदों पर लगातार, वो कितना पैसा राम जन्मभूमि के लिए दे रहे हैं। और ऐसे कई ठेकेदार हैं जो चुनिंदा 5 ठेकेदार जो 17 सालों से, जब से भाजपा की सरकार आई है, लगातार सरकारी कार्यक्रमों पर पूरा मैनेजमेंट का काम संभालते हैं। वो भाजपा के लिए कितनी सहयोग निधि दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के सभी आर्थिक जो उपलब्धियां हैं वो भाजपा की सरकार में हुई है। तो ये भाजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है उसको भी दिख रहा है कि पैसा इकट्ठा हमें करना है, पैसा देना हमको है, और चांदी कोई और काट रहा है। तो इस कारण अभी बहुत सारे कार्यकर्ता भाजपा के घर बैठ गए हैं या उदासीन हो गए हैं, या इसके कारण भोपाल के मंच से या प्रभारी को बार बार लोगों को चेतावनी देनी पड़ रही है। धर्मेंद्र जी, जो चांदी काट रहे हैं वो कार्यकर्ता सत्ता से जुड़े हुए हैं, और जो बेचारा चंदा अपनी जेब से देता है वो कार्यकर्ता संगठन से जुड़ा हुआ है। तो 17 साल में चांदी काटने वाले जो कार्यकर्ता, उनको मालूम है कि संगठन गया कहीं भी जाए, उनको पैसे कमाना आता है। और इसीलिए हमें लगता है कि वो जो 150 करोड़ का आंकड़ा है वो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर किया गया। लेकिन भोपाल जहां राजधानी है, जिनका आपने जिक्र किया ठेकेदारों का, अधिकारियों का, वहां से सिर्फ 5 करोड़ का लक्ष्य रखा। लेकिन हम इस मुद्दे पर आएंगे, बीजेपी के मुद्दे पर भी आएंगे, और कांग्रेस पर की भी आपकी जरूर राय जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस ये सब काम पहले से करती आई है, वो अब इस पूरे मामले में थोड़ी सी सतर्क है और गड़बड़ियों को लेकर उसने पहली जांच कमेटी बना दी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस को पहले काम करना चाहिए था, फिर उसको यदि ऐसी शिकायतें आती तब
तब उसको अपनी कोई कमेटी बनानी चाहिए थी। लेकिन ठीक है, उन्हें कोई पूर्वाभास होगा, उन्होंने कोई गलतियां नहीं हो उसके लिए एक निगरानी कमेटी बना दी, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। कांग्रेस में उतना अनुशासन नहीं है जितना भाजपा में है, तो कांग्रेस ने इसको ध्यान में रखा है कि कहीं गड़बड़ियां होंगी तो उनकी कमेटी को संभाल लेगी या लोगों को निर्देशित कर लेगी। बिल्कुल, अच्छी बात है। बिल्कुल। मैं धर्मेंद्र जी लौट रहा हूं आपके पास। योगी राज जी, जो बात धर्मेंद्र पैगवार कह रहे हैं कि बीजेपी में सरकार का लाभ लेने वाला जो कार्यकर्ता है, जो 2003 के बाद बीजेपी में आया है, बार बार ऐसे कार्यकर्ताओं को, चूंकि वही कार्यकर्ता की अब ग्रिप पार्टी में है जो 2003 के बाद आया है, वो जो बीजेपी का खांटी कार्यकर्ता है, जो संगठन के लिए पहले से काम करता है, ठाकरे जी के संगठन की हम बात करें, जनसंघ की बात करें, लेकिन जो नया पैसे वाला कार्यकर्ता आया है, जो सत्ता में अपने काम कराता है, उससे संगठन की जो धारा उससे कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जो संगठन के प्रभारी हैं, मुरलीधर राव या शिव प्रकाश की हम बात करें, उनको बार बार चेतावनी देनी पड़ रही है। वो जो कार्यकर्ता है वो संगठन का नहीं है, इसलिए वो उनकी अनसुनी भी करता है। हो सकता है कि 150 करोड़ के लक्ष्य के आसपास बीजेपी पहुंच जाए, लेकिन जो संगठन का मिशन है उसमें ये जो कार्यकर्ता नया वाला है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए मुझे लगता है कि उतना असरदार साबित नहीं हो पा रहा है। इसलिए पार्टी को के नेता को चेतावनी देनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं वो उस माने जो मध्यकाल हम कह लें 2003 के बाद का, वो कार्यकर्ता थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है बीजेपी को। आपकी राय? नहीं, ये बात तो सही है कि जो नए लोग भाजपा से जुड़े हैं, क्योंकि भाजपा की रीति नीति अपनाने में लोगों को कई साल लग जाते हैं, और ये तो नए नए लोग हैं तो अपने हिसाब से संगठन को चलाने की कोशिश करते हैं। और भाजपा का कार्यकर्ता तो बड़ा विचित्र कार्यकर्ता है, आप उसको पद दो या ना दो लेकिन वो तो लगा रहता है। अभी जब संपर्क अभियान चला बीजेपी का और विष्णुदत्त शर्मा लोगों के घर घर जाके गए, देवास के पास उन्हें 100 साल के एक बुजुर्ग मिले, और वो जाके जब उनसे मिले तो वो तो उनके मिलके गदगद हो गए, रोने लग गए कि मुझे तो पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी भाजपा मेरे घर आ गई, इससे बड़ा मेरे लिए और क्या हो सकता है। तो मतलब वो इतने में खुश है कि कोई नेता उनके पास जाके, वो है असली कार्यकर्ता जी। और जो 2003 के बाद का है, हम उनको नकली तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो अवसरवादी कार्यकर्ता है जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। जी नहीं, दूसरा क्या है कि नेताओं के भी अपने काम का स्वरूप बदल गया है। ये जो नए जो कार्यकर्ता हैं वो नेताओं के उन कामों को फुलफिल करते हैं और इसलिए वो नेताओं के आसपास घूमते रहते हैं। अब ये संगठन को तय करना है कि वास्तव में संगठन का जो खाटी कार्यकर्ता जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसको आप कितनी तवज्जो देते हैं, और जो नया कार्यकर्ता जो 2-4 अपने नेताओं के जो आवश्यक काम उनको करा के और अपने नंबर बढ़ा लेता है, उनको आप कितनी तवज्जो देते हैं। इसी पर नकेल कसने के लिए जो मुरलीधर राव जो बार बार जो नसीहत दे रहे हैं कि आप हटिए नहीं तो हमारे पास और भी कार्यकर्ता है, तो हो सकता है शायद इन लोगों में एक फिल्टर लगाने की उनको कुछ सूचना मिली हो या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। लेकिन इन लोगों को जो नेताओं के आसपास जो नए कार्यकर्ता घूम रहे हैं उनको साइडलाइन करना अब भाजपा संगठन के लिए भी चुनौती हो गया है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी गहरी पेट अपने जिसको कह सकते हैं आंखों में बना चुके हैं कि उनको आप इतनी आसानी से आप हटा नहीं सकते। और ये बात सही है कि भाजपा का जो कार्यकर्ता खाटी कार्यकर्ता है वही असली रूप से चुनाव के लिए कार्यकर्ता है, वही लोगों के घर घर जाके काम करता है, वही बूथ पे जाके खड़ा होता है और वही पार्टी को आज स्टैंड बनाए हुए। बिल्कुल। तो ये संगठन को अब सोचने की जरूरत है कि वो किसको तवज्जो देते हैं। एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगा, जब नए नए प्रभारी बने थे मुरलीधर राव, उनकी दूसरी तीसरी यात्रा रही होगी, तब उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि हमारी सरकार में बड़ी उपेक्षा हो रही है, हमको ना सरकार में काम है ना संगठन में काम दिया जा रहा है। तब उन्होंने कहा था कि ये 3-3, 4-4, 5-5 बार के जो विधायक हैं ये अगर ऐसी बात कर रहे हैं इसका मतलब कि ये नालायक है। नालायक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जो संगठन का फीडबैक मुरलीधर राव के पास आ रहा है, जो सह संगठन मंत्री हैं, जो राष्ट्रीय स्तर के शिव प्रकाश जी के जो फीडबैक आ रहा है, वो कहीं ना कहीं उनको खींच में भर रहा है, वो गुस्से से भर रहा है। इसलिए वो चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी में इस तरह की परंपरा कम रही है कि शाब्दिक रूप से लोगों को चेताया जाए, उनको चेतावनी दी जाए। ये अब इस दौर में देखने को मिल रहा है कि आप हट जाएं, बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप नालायक हैं। ये जो बातें कही जा रही हैं, ये जो मैंने एक तरह से शब्द शैली है, ये चौंकाने वाली है। इस पर आपकी राय? नहीं, देखिए ये चौंकाने वाली जरूर है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है भाजपा संगठन के लिए। क्योंकि क्या है, जब आप इतने लंबे समय तक 18-19 साल से आप सत्ता में हैं तो डेफिनेटली कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो लोगों के हिसाब से, जो जनता के हिसाब से ठीक नहीं है, उस संगठन के हिसाब से भी ठीक नहीं है। और मैं तो इसको बहुत अच्छा मानता हूं, चाहे मुरलीधर राव की शैली को लेके कई कंट्रोवर्सी हुई है, लेकिन जिस तरीके से वो संगठन पर नकेल कस रहे हैं या वो बात भी कर रहे हैं,
यदि इतने माइन्यूटली जाके वो वॉच कर रहे हैं कि आप हटिए और दूसरे लोग आ जाएं, मतलब पार्टी संगठन को कहीं ना कहीं चेता रहे, ऐसा कोई नेता मुझे कांग्रेस में नजर नहीं आता जो जाके इतनी इतनी तीव्र मतलब तीखी बात करे पार्टी संगठन में। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जब आप इस लेवल पे जाके आप बात करते हो तो जो पुराने जिनका वो जिक्र कर रहे हैं कि 3-3, 4-4 बार के आप सांसद हैं और आप ना लायक हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये जरूर है कि नए लोगों को महत्व देना और नए लोगों के दम पर ही आप आगे जा पाएंगे, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो इन्हीं लोगों में से होती है। ठीक बात। और मैं इससे भी जाके आपसे जो इस चर्चा का विषय नहीं, लेकिन आप देखना जब विधानसभा के टिकट होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम 80 से 100 के लगभग इनको टिकट काटने पड़ेंगे, ऐसी सूचनाएं भी इन लोगों के पास है। तो ये दीगर बात है, लेकिन यदि नकेल कस रहे हैं मुरलीधर राव तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। बिल्कुल। दुबे जी, दरअसल पूरा मामला संगठन को कसने का है और सवाल है कि संगठन को आप कस तो रहे हैं, लेकिन 2003 के बाद का जो कार्यकर्ता वो संगठन का वो खांटी कार्यकर्ता नहीं है जिसके बूते पर सरकार पार्टी सरकार में आई है, सरकार में बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से हमें लगता है कि थोड़ा सा बेमेल मामला है। वो कस रहे हैं पार्टी को पुराने हिसाब से, और जो कार्यकर्ता वो नया है वो कितना कसाएगा, कितना सक्रिय हो पाएगा, या वो रिवोल्ट कर जाएगा, या वो आपकी बात को अनसुना करेगा, क्योंकि आपके हर दाव को अभी तो ज्यादा सफलता नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस कोशिश कर रही है विवाद में पड़ने के पहले से इलाज की टीम बना रही है, वो कमेटी बना रही है, और बीजेपी अभी से कस रही ताकि 2023 के चुनाव में अच्छा परफॉर्म कर पाए। आपकी राय? जी देखिए, बीजेपी के साथ समस्या क्या है, अगर थोड़ा सा देखा जाए 2003 में जिस लहर के साथ बीजेपी लौटी थी तो वो एक नया पूरा कॉर्डर था। उस समय उमा भारती का नेतृत्व आया था और एक नई चीज बनी थी। उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस का 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, और बिल्कुल निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उससे जो एक लहर पैदा हुई थी और उमा भारती का अपना एक जो क्रेज उस वक्त में था, तो वो सारी चीजें बनी और एक नया कॉर्डर भी जुड़ता चला गया। बहुत सारे नए विधायक उस समय बन के आए, नई टीम खड़ी हुई वहां पर। लेकिन अब वो टीम भी 15-1.5 दशक पुरानी टीम है, वो कार्यकर्ता पुराने हो गए, कार्यकर्ता सत्ता के साथ रहते रहते सत्ता की छांव के आदी हो गए, उनके बिल्कुल पैरों में बिल्कुल सत्ता का नरम कालीन टाइप का है। तो वो चीजें जो है किसी को भी उदासीन भी बनाती हैं संगठन के मूल कामों के प्रति, और जनता की नजर में जो जनता जब ऐसे लोगों को देखती है किसी भी सरकार में हो कि जब वो पहले क्या थे और बाद में क्या हो गए, तो एक अलग एक विरक्ति उनके जनता के मन में भी आती है। जी। भाजपा में जो डिटोरिएशन जो हम समझ सकते हैं, जो थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में अनुशासन या थोड़ा सा संगठन के कामों के प्रति जो बदलाव आया है, थोड़ा सा गिरावट आई है, ये 2013 से 18 के बीच में ज्यादा आई है। वो एक ऐसा काल था पार्टी का जिसमें बहुत सारी चीजें, सब चीजें किस तरह चलती हैं वो उसका शब्द क्या होगा, लेकिन बहुत सब चीजें बड़ी आसानी से चलाई जा रही थी, चल रही थी, जिससे कोई चीजों को बहुत हम देखते थे, बहुत सारी मुद्दे जो होते थे कई बार बहुत ज्यादा गंभीरता से उस पर बात नहीं होती थी, सारी चीज। तो उसका एक खामियाजा भाजपा को मिला 2018 में, उसको सत्ता से बाहर रहना पड़ा। देखिए, हार 1 रन से हो या 2 रन से वो हार होती है, वो भाजपा की हार थी निश्चित तौर पर। और अब भाजपा जब वापस सत्ता में आई, अब वैसे तो नेचुरली सत्ता में है नहीं भाजपा, ये बैकडोर एंट्री है भाजपा की, स्वाभाविक रूप से उसको सत्ता नहीं मिली है। तो इसलिए जो 2023 का अगले 15 महीने बाद जो चुनाव होगा, वो उसमें भाजपा को यही जो कमियां दिख रही हैं, ये एक भाजपा के लिए बड़ी दरार बन सकते हैं। तो उसे पाटने की कोशिश जो है, ये जो मुरलीधर राव या शिव प्रकाश हैं जो बाहर से आए हैं, वो ज्यादा आसानी से समझ लेते हैं, जो यहाँ है उनको दिक्कत होती है। तो ये चीज है सारी, लेकिन देर हो गई है अभी। अब जी हाँ, के वक्त में अब ये चीजें इस मर्ज का वो कितना इलाज कर पाएंगे, क्योंकि 2003 के बाद जो एक तरह से लापरवाही आई है संगठन में जो नए कार्यकर्ताओं की। धर्मेंद्र जी, मुरलीधर राव और शिव प्रकाश जी इलाज तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन मरीज क्या रिस्पॉन्ड करता है ये जी है। तो चलिए, अभी हमारा धर्मेंद्र जी से संपर्क नहीं पड़ा, लेकिन योगी राज जी, ये जो मर्ज है ये अब 2003 में सरकार जब आई थी, 5 साल बाद वो शुरू हुआ, 2013 में वो पूरे शिखर पर आया, यौवन पर आया, उरूज पर आया, और उसी के चलते पार्टी को सरकार से 2018 में बाहर जाना पड़ा, और अब वो दोबारा तैयार करा। लेकिन कार्यकर्ता वही है उनके पास 2003 वाला। 2003 के पहले के बहुत सारे कार्यकर्ता या तो उम्रदराज हो गए या वो मायूस होकर घर बैठ गए। अब वो कितना एक्टिव हो पाते हैं, मैं 2-3 वाक्य में बोलूंगा कि बीजेपी का या जनसंघ का जो कार्यकर्ता था उसमें 2-3 तरह की श्रेणियां होती थी। एक तो सिर्फ चुनाव के दिन घर से टेबल कुर्सी लगाता था मतदान के बूथ पर और लोगों को पानी पिलाता था और पूरा मोहल्ले में कहता था कि वोट डाल के आ रहा हो, एक वो कार्यकर्ता। दूसरा कार्यकर्ता वो था
जो चुनाव अनाउंस होने के साथ ही पार्टी के लिए अपनी सेवा देता था और पूरे महीने भर 15 दिन 2 महीने वो पार्टी के लिए काम करता था और चुनाव के बाद वो घर जाता था। तीसरा कार्यकर्ता जो पार्टी के लिए साल भर काम करता था और उन्हीं में से पार्टी पार्षद का टिकट देती थी, उसी में से विधायक का टिकट, उसी में से सांसद का। ये तीन तरह के हम मोटे मोटे कैडर मान सकते हैं। लेकिन पिछले 2003 से लेकर अब तक वो जो पूरी टीम थी वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गई या घर बैठ गई या वो थोड़ी सी मायूस हो रही है। आपकी इस पर अंतिम टिप्पणी? नहीं, देखिए राघव जी, कुछ तो समय के हिसाब से परिवर्तन किया भी जाना चाहिए। जैसे मैं किसी भाजपा कार्यकर्ता का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं, चूंकि अब ये डिजिटल का जमाना है जी, और भाजपा जिस डिजिटल मोड पे जा रही है या पॉलिटिकल पार्टीज जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, तो उसमें आपको कुछ नए तरह के लोग भी चाहिए। और ये एक अच्छी बात है भाजपा के लिए कि पिछले कुछ सालों से मतलब ये उनको कहीं ना कहीं फीडबैक मिला है कि ये न्यूट्रलिटी जो आई है पार्टी संगठन में या कार्यकर्ताओं के प्रति, उसको कैसे पाटा जाए। इसलिए आप देखो कि लगातार उनके मूवमेंट चल रहे हैं पार्टी के। लेकिन फीडबैक मिली तो बहुत देर कर दी, सनम आते आते वाली स्थिति हो गई है। अब जब वो गियर बदल रहे हैं, टाइम ही नहीं है आप उसको गियर अप करने के बाद उनसे रिजल्ट लेने का। समय की बहुत तंगी है। आपकी 2-3 वाक्यों में बात पूरी कर ताकि मैं कार्यक्रम को अंतिम दौर में ले जाऊं। नहीं, ये बात तो सही है कि देर तो हो गई है, लेकिन देर है दुरुस्त है, जितना हो जाए उतना। दुबे जी, आपकी कोई इस पर टिप्पणी? देखिए, मैं मान के चलता हूं कि भाजपा के पास वाकई में समय बहुत कम है। काउंटडाउन चुनाव का शुरू हो चुका है और अगर भाजपा को महसूस भी हो गया कि करारे का है। जी हाँ, तो उस वक्त में और ये भाजपा को मालूम है, मुझे भी लगता है कि जो कांग्रेस जब वापस सरकार के लिए जब चुनाव में जाएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कहीं ना कोई सिंपैथी मिल सकती है, क्योंकि जिन्हें भाजपा जनता ने वोट दिया था वो चीजें पलट चुकी हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आंकड़ों का मायाजाल, आंकड़ों की बाजीगरी, आंकड़ों का फर्जीवाड़ा दोनों तरफ से हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस की तरफ से संगठन में कार्यकर्ताओं की संख्या से लेकर, बैठकों से लेकर और उसके बाद धन संग्रह को लेकर भी। लेकिन देखते आने वाले दिनों में स्थिति क्या बनती है। तो कुल मिलाकर ये जो मायाजाल है, इसमें पार्टियां कितनी निकल कर बाहर आती है और सच्चाई की जमीन पर कहां पहुंचती है, देखना पड़ेगा। आज हम इसी मुद्दे पर बात को यहीं रोकते हैं। तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र पेगवार जी आपका भी, योगीराज जी आपका भी और दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।